हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू मंत्रा पर। आज का सेशन हम लोगों का हिस्ट्री का रहेगा, इतिहास। जो इतिहास सीरीज चल रही है हम लोगों की, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन किया था, जिसमें देखा था कि नवपाषाण काल, जैसे कि जो प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इतिहास को जब अध्ययन करते हैं तो इन्हीं कालखंडों में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल को देख लिया है। प्रागैतिहासिक काल में आधुनिक काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, तीन भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल जो होता है, जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य और लेखन साक्ष्य या लिखित साक्ष्य होते हैं, परंतु पढ़े नहीं जा सकते हैं। अब हम लोग जो है ऐतिहासिक काल में आ गए हैं। इतिहास की सीरीज में ऐतिहासिक काल में जो प्राचीन भारत का इतिहास, और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता की बात करें या फिर वैदिक काल की बात करें, तो इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको अध्ययन कीजिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं से जो है हमारा इतिहास की जानकारी मिलती है। और जो इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लिखित साक्ष्य हो सकते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी होते हैं। तो यहाँ जो हम लोग अब अध्ययन करेंगे, जो वैदिक काल है, वैदिक पीरियड है, जिसकी शुरुआत जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो पतन होता है सिंधु सभ्यता का। जब पतन हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, उसके बाद एक नई सभ्यता जन्म लेती है। एक नई सभ्यता जन्म लेती है जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आई थी, जिसका उद्भव, अगर उद्भव की बात की जाए तो इसका उद्भव 1500 बीसी यानी कि 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। और यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक विद्यमान रहती है। क्लियर है? तो इसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक बेहतर तरीके से, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। तो कंटेंट की बात करेंगे, जो कि कंटेंट एकदम फैक्चुअल रहेगा, नोट्स की तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तृत पढ़ना तो आपके पास कंटेंट होगा ही। तो ब्रीफ रिवीजन के तौर पर इसका अध्ययन करेंगे, जो कि बेहतरीन पॉइंट्स रहेंगे, एकदम मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करें। हम लोग देखते हैं वैदिक काल। ठीक है, तो यह वैदिक काल की बात कर रहा है। अगर आपसे यहाँ जो दिया है वैदिक काल, वैदिक पीरियड या वैदिक सभ्यता, ठीक है, इसका टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो टाइम पीरियड क्या होगा? आप लोग इसे लिखेंगे 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम माना जाता है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम माना जाता है। किसका? तो बताएंगे वैदिक काल का। क्लियर है? इसके जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो अपनी अध्ययन की सुविधा अनुसार जो है इसको सरल बनाने के लिए इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऋग वैदिक काल और एक को कहते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल। तो इसका दो भागों में विभाजन कर देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऋग वैदिक काल का टाइम क्या है, तो क्या बताओगे? कि ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा यानी कि बीसी तक चलता है। ठीक है, 1000 बीसी तक, ईसा पूर्व यानी कि बीसी बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से जो दूसरा कालखंड हम लोग विभाजित करते हैं, उत्तर वैदिक काल, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ उत्तर वैदिक काल, और जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600
ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक यह टाइम जाता है किसका, उत्तर वैदिक काल। क्लियर है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ उसके बाद यह जो है सभ्यता विकसित हुई, तो इस सभ्यता के निर्माता कौन माने जाते हैं, यानी कि इस सभ्यता का विकास करने वाला किसको माना जाता है, किस ने जो है, किन्होंने इस सभ्यता का विकास किया, तो क्या बताएंगे, निर्माता इसके कौन है, तो आर्य हैं। कौन है मेरे दोस्त, तो भाई निर्माता इसके आर्य हैं। और आर्य का जो अर्थ क्या होता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए आर्य का अर्थ क्या होता है, तो यहां से लगाएंगे अर्थ जो होता है, आर्य का अर्थ क्या होता है, तो कुलीन होता है। क्या भाई, कुलीन होता है, या फिर इसको कहेंगे श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ जो होता है कुलीन और श्रेष्ठ होता है। क्लियर है ना, तो ये अर्थ भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आर्यों ने इस सभ्यता का उद्भव विकास किया या इस सभ्यता को बसाया, इस सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में आर्य यहाँ के मूल निवासी थे या फिर नहीं, क्या वास्तव में आर्य यहाँ इस सभ्यता के निवासी थे या नहीं निवासी थे, तो कहेंगे आर्य जो है इस सभ्यता के मूल निवासी नहीं थे। तो मूल निवासी कौन थे यहाँ के, तो मूल निवासियों में कौन माना जाएगा, तो अनार्यों की बात की जाएगी, जो भारतीय रहे हैं उनकी बात की जाती है कि मूल निवासी जो है अनार्य थे यहाँ। ठीक है, तो अगर आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, अगर आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, तो आर्यों का मूल निवास क्या था, तो आर्यों का मूल निवास क्या था, तो क्या बताएंगे आपके आर्यों का मूल निवास क्या था। जो अलग अलग विद्वान है, कुछ विद्वान है जिन्होंने आर्यों के मूल निवास पर अपनी टिप्पणी दी है, जैसे कि संपूर्णानंद जी हैं। जो संपूर्णानंद जी हैं इन्होंने माना है कि आर्यों का मूल निवास सप्त सैंधव प्रदेश था। ठीक है, आर्यों का मूल निवास क्या था, तो इन्होंने माना है सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास था। वहीं गंगानाथ झा जी जो है अपना एक अलग स्टेटमेंट देते हैं, क्या नाम है, याद रखेंगे, गंगानाथ झा। और गंगानाथ झा जी ये बताते हैं कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश या फिर गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसी को आर्यों का मूल निवास मानते हैं। कौन, गंगानाथ झा। ध्यान रखेंगे, गंगा यमुना गंगानाथ झा। ठीक है, संपूर्णानंद सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि सा संपूर्णानंद सप्त सैंधव प्रदेश मानते हैं। गंगानाथ झा गंगा यमुना का क्षेत्र या फिर ब्रह्म ऋषि प्रदेश मानते हैं। वहीं तिब्बत, तो तिब्बत को आर्यों का क्षेत्र किसने माना है, तो तिब्बत को आर्यों का क्षेत्र किसने माना है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तिब्बत ता था दा। ठीक है, तो तिब्बत को किसने माना है, दयानंद सरस्वती ने माना है। और उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी जो है आर्यों का जो क्षेत्र है वो क्या मानते हैं, कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे यहाँ पर और इस सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर हुई होगी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जो इस पेज से बन सकता है, इस स्लाइड से जो क्वेश्चन बन सकता है, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस स्लाइड से बन सकते हैं। तो क्या बनेगा, पहला ही प्रश्न ये बनेगा, वैदिक काल, वैदिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है, तो बताएंगे वैदिक काल की समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दूसरा पॉइंट आपसे यहीं पर यह बन जाएगा कि वैदिक काल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को आपको एक नाम और लिखा मिल सकता है, पूर्व वैदिक काल। तो दोस्त क्या मिलेगा, पूर्व वैदिक काल अगर मिल जाए तो घबराना नहीं है, यही ऋग वैदिक काल ही है, पूर्व वैदिक काल। ठीक है,
तो इसी ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। और ऋग वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है इसका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक टाइम पीरियड माना जाता है। फिर यह प्रश्न दूसरा बन जाएगा, एक और प्रश्न बनेगा कि वैदिक जो सभ्यता है इसके निर्माता कौन है। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य होते हैं। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, तो क्या बताओगे? आर्य का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ होता है। फिर उसके बाद आर्यों का जो है मूल निवास के बारे में पूछा गया है। तो ये सारे ये जो चारों पॉइंट्स दिए हैं ये महत्वपूर्ण है। सप्त सैंधव प्रदेश सा संपूर्णानंद, ठीक है। ब्रह्म ऋषि गंगा यमुना, यानी कि ब्रह्मा ऋषि गंगा यमुना क्षेत्र किसने माना? गंगानाथ झा ने माना। तिब्बत दयानंद सरस्वती, और उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक ने माना है। यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर हुई होंगी, उम्मीद करते हैं बेहतर रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे, स्लाइड पर चले। अब जो है कि जब हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने चल रहे हैं तो वैदिक सभ्यता में यहाँ पर कुछ नदियों की बात की गई है, महत्वपूर्ण नदियों की बात की गई है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं। वैदिक युगीन नदियों की बात की गई। तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? जो वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदियां हैं, तो जो यहाँ पर जो साहित्य रचे गए हैं, आप जानते हैं कि वैदिक काल में 4 साहित्य रचनाओं की, जो 4 वेदों की रचना हुई है, जिनको हम लोग वेद कहते हैं, 4 रचनाओं की रचना हुई है जिन्हें हम लोग वेद कहते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना, क्लियर ना, और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में जो है कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो आप बताएंगे कि 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 25 नदियों का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। 25 नदियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? यह भी प्रश्न बना है कि ऋग्वेद में कितनी वैदिक कालीन नदियों का उल्लेख मिलता है। तो क्या बताओगे आप कि 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। वहीं नदी सूक्त में कितनी वैदिक कालीन नदियों का उल्लेख मिलता है? तो बताना है 21 नदियों का। कितना? 21 नदियों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जो है नदी सूक्त में नदियों का उल्लेख। क्लियर है? ये यहां तक बात समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण है बहुत, कि पवित्र नदी, यानी कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी और वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी। 2 प्रश्न यहां से बनते हैं और ये दोनों ही प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहां आपको बताना कि सबसे पवित्र नदी कौन सी होगी। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी होगी? तो बताएंगे सरस्वती, ठीक है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, इसीलिए इसको देवी तमा या नदी तमा भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम की बात करें, नदी तमा या फिर देवी तमा, इसका अन्य नाम भी माना जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? अब ये पवित्र नदी तो हो गई है, लेकिन महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो बताएंगे सिंधु नदी। महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी भाई? सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी। तो ये जो है चारों पॉइंट आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। क्लियर है? चारों पॉइंट आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न बनता है। क्लियर है? यहां जो हम लोगों ने देखा है कि वैदिक काल में ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख, वहीं नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो कुछ वैदिक कालीन महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आज भी प्रचलित हैं या आज भी अपने जीवंत अवस्था में हैं, तो उनका आधुनिक नाम क्या है? कि जो प्राचीन समय में जो ऋग्वेद में या वैदिक काल में नदियों का नाम वर्णित है, उनका आधुनिक नाम क्या क्या हो सकता है या क्या है? ठीक है,
तो क्या बताओगे कि सिंधु नदी, जो सिंध नदी है, इसका जो है इसका आधुनिक नाम क्या है? तो सिंध नदी का क्या नाम है आधुनिक नाम? तो सिंधु। क्या है इसका नाम? जो है आधुनिक नाम सिंधु है, प्राचीन नाम सिंध है। क्लियर है? सरस्वती का जो है प्राचीन नाम सरस्वती है, आधुनिक नाम क्या है? तो सरस्वती का आधुनिक नाम क्या है? तो बताना है कि सरस्वती का आधुनिक नाम घग्गर है। ठीक है, घग्गर है। वहीं शतुद्री का नाम, शतुद्री इसका प्राचीन नदी जो शतुद्री है, और इस प्राचीन नदी शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो क्या बताना है? सतलज। क्या है? सतलज या सतलुज। ठीक है। वहीं परशुड़ी नदी का क्या नाम हो जाएगा आधुनिक? परशुड़ी नदी का आधुनिक नाम क्या होगा? तो क्या बताओगे? परशुड़ी नदी जो है उसको रावी कहते हैं, परशुड़ी नदी को रावी कहते हैं। और अश्किनी को क्या कहते हैं? तो अश्किनी को कहते हैं चिनाब या चिनाब नदी, चिनाब या चेनाब नदी बोलते हैं। ठीक है। सदा नीरा किसको बोलते हैं? तो सदा नीरा जो बोलते हैं वो गंडक नदी को बोलते हैं, यानी कि सदा नीरा गंडक नदी। क्या नाम है इसका? सदा नीरा का गंडक बोलते हैं। विपाशा को क्या बोलते हैं? विपाशा को क्या बोलेंगे? तो विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? तो क्या बताओगे भाई? विपाशा का आधुनिक नाम जो है वो व्यास है। क्या है? विपाशा का व्यास है, व्यास है। और वितस्ता को क्या कहते हैं? तो वितस्ता को कहते हैं झेलम नदी। क्या कहते हैं? झेलम नदी कहते हैं। ठीक है। ये जो नदियां हैं वैदिक कालीन नदियां हैं, वैदिक कालीन नदियां जो है दो क्षेत्रों में, भारत में बहने वाली नदियां, भारत में बहने वाली, भारत में बहने वाली नदियां, भारत पाकिस्तान जो क्षेत्र है, सिंध वाला क्षेत्र। और ये जो नदियां हैं इधर इधर लिख लेंगे हम लोग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां, अफगानिस्तान की नदियां। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, अफगानिस्तान की नदियां। तो ये भारतीय नदियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, जैसे कि सिंध को सिंधु कहते हैं, सरस्वती को घग्गर, शतुद्री को सतलज, परशुड़ी को रावी, अश्किनी चिनाब, सदा नीरा गंडक, विपाशा व्यास और वितस्ता झेलम। तो ये वैदिक कालीन नदियां हैं। वहीं कुंभा, कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो बताना है काबुल। कुंभा का आधुनिक नाम क्या है भाई? तो काबुल है। और काबुल ये कहाँ बहती है? तो क्या बता दोगे? ये बहती है अफगानिस्तान में। ठीक है। क्रमु, क्रमु का क्या नाम है? तो क्रमु का जो आधुनिक नाम हो गया है वो कुर्रम हो गया है। क्या हो गया भाई? कुर्रम हो गया है, कुर्रम हो गया है। वहीं गोमल, गोमल और सुवास्त दो नदियां बची हैं। तो गोमल को क्या कहते हैं? तो गोमल को कहते हैं गोमती, गोमल को गोमती। ठीक है, ये अफगानिस्तान वाली गोमती है भाई, लखनऊ वाली ना समझना। ठीक है। और सुवास्त जो है इसे स्वात नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे अब इस समय? स्वात नदी बोलते हैं। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं वैदिक कालीन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वैदिक साहित्य। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग वैदिक साहित्य कि जो वैदिक पीरियड में जो साहित्य की रचना हुई है, कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं या फिर किन किन साहित्यों से वैदिक काल या वैदिक सभ्यता की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो साहित्य में, प्रमुख साहित्यों में क्या क्या लिखा गया है? तो वेदों की रचना की गई है। ठीक है, वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं। क्या भी हो गया? उपनिषद लिखे गए हैं। उपनिषद के अलावा स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन कौन से लिखे गए हैं? तो बताएंगे स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके साथ ही साथ
ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। क्या लिखा गया है तो बताना है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखा गया है और अन्य लौकिक साहित्य जो है रचना की गई है यहाँ। क्लियर है? तो इतना बहुत ज्यादा लिखा गया है। इसमें अगर हम बात करें वेदों को तो 4 वेद यहाँ पर हैं। ठीक है, 4 वेद हैं, 12 पुराण यहाँ है। ठीक है, उपनिषदों की बात करें, उपनिषद लिखे गए हैं। वेदांग जो है इनको कहे 6 है। स्मृति ग्रंथों में बहुत से कई हैं, जैसे मनु स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, इनकी भी रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें जैसे गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ है। तो इस प्रकार से जो है साहित्य की भी रचना यहाँ पर होती है। तो इन्हीं रचनाओं के माध्यम से हमें वैदिक साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? यहाँ से आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक रहेगा वो वेद हम लोग पढ़ेंगे। और क्या अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो वेद पढ़ेंगे, जिसमें वेदों को हम लोग देखेंगे कौन कौन से वेद हैं। तो वैसे भी अगर देखना चाहें तो वेद की बात करें तो क्या क्या वेद हो जाएंगे। 4 वेदों में आप लिखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और क्या होगा? अथर्ववेद। तो ये 4 वेद यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, और इन चारों वेदों का एक विस्तृत अध्ययन जो है हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि फिर जो है क्लास काफी बड़ा हो जाएगा। वहां अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग चारों वेद की महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।